फ्रेंड्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 पर्यावरण की सुरक्षा। तो इसके अंदर पर्यावरण को एक शिक्षक माना गया है और प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करने की बात कही गई है तथा साथ साथ में ये भी बताया कि किस प्रकार से विज्ञान के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है और हम किस तरह से अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यही सब एक कविता के रूप में इस पाठ में बताया गया है। तो पाठ है पर्यावरण की सुरक्षा। इस कविता में पाठकों से अनुरोध किया गया है कि वे पर्यावरण को एक शिक्षण का मानकर प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करें तथा विज्ञान के आविष्कार के मोह में पड़कर सुख सुविधाओं के उपभोग करने हेतु पर्यावरण को हानि न पहुंचाए, अपितु इसका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें कि हमें अपनी सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपितु हमें प्रकृति का संतुलन है वो बनाए रखने की आवश्यकता है। पर्यावरण है शिक्षक के समान, इससे लेना सीखे शिक्षा, बनकर सच्चे नर्म शिष्य तुम ज्ञान की पा सकते हो भिक्षा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पर्यावरण है वो एक शिक्षक के समान है, इसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। बनकर सच्चे नर्म शिष्य तुम, कि तुम्हें सच्चे नर्म शिष्य बनकर ज्ञान पा सकते हो भिक्षा, कि तुम जो ज्ञान है वो इससे प्राप्त कर सकते हो। कि पर्यावरण को एक शिक्षक मानो, इससे शिक्षा ग्रहण करो और तुम सच्चे नर्म शिष्य बनो, यानी विनम्र जो शिष्य है वो बनो, और इसी कारण से तुम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, यानी ज्ञान की भिक्षा है जो तुम प्राप्त कर सकते हो। विज्ञान तो विशेष ज्ञान है, वि उपसर्ग को अ मत मानो, कि विज्ञान है वो एक विशेष ज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या हो गया? विशेष ज्ञान। वी उपसर्ग को अ मत मानो, यानी जो वी प्लस में ज्ञान, ये विज्ञान बना हुआ है वी उपसर्ग और ज्ञान से, तो वी का हो गया विशेष और ज्ञान विशेष ज्ञान। ये लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम वी उपसर्ग को अ मत मानो, अगर हम उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अज्ञान। तो इसलिए कह रहे हैं कि विज्ञान तो विशेष ज्ञान है, वी उपसर्ग को अ मत मानो, कि जो वी उपसर्ग है उसको अ मत मानो, यानी विज्ञान को अज्ञान मत मानो। ऐसे भूल हुई तो जो तुमसे विज्ञान बने अज्ञान ये जानो, कि अगर तुमने ऐसी भूल कर दी कि वी उपसर्ग को अगर तुमने अ उपसर्ग बना दिया तो ये जान लो कि विज्ञान है वो अज्ञान बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कवि कि जो विज्ञान है वो एक विशेष ज्ञान है, इससे तुम शिक्षा जो विशेष चीज़ें हैं वो बनाओ, लेकिन इससे इतना भी विज्ञान के उसमें अपनी सुख सुविधाओं में मत पड़ो कि तुम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओ, कि विज्ञान बने अज्ञान ये जानो, कि ऐसी भूल कभी मत करो कि विज्ञान है जो अज्ञान बन जाए। विज्ञान नहीं वरदान से कम, देता है कई सुख सुविधाएं, कि आगे कभी कह रहे हैं कि विज्ञान है वो वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत सी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, विज्ञान के द्वारा ही हमें बहुत सी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पर इसका एक अन्य है पहलू जो लाए भीषण विपदाएं, लेकिन विज्ञान का एक पहलू और है जो भीषण यानी कि भयंकर है, विपदाएं यानी संकट ला देता है। कि विज्ञान वरदान से कम नहीं है क्योंकि ये हमें बहुत सी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ साथ में कह रहे हैं कि विज्ञान के हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, कि जो विज्ञान है उसका जो एक अन्य पहलू भी है जो लाए भीषण विपदाएं, और वो दूसरा पहलू है वो भीषण विपदाएं यानी भीषण संकट है वो ला देता है। पर्यावरण स्वर्ग तुल्य है, इसे न यदि हानि पहुंचाए। जो पर्यावरण है वो स्वर्ग के समान है। पर्यावरण किसके समान बताया है? स्वर्ग के समान। कि पर्यावरण है वो तो स्वर्ग के समान है, इसे न यदि हानि पहुंचाए, इसे हमें हानि नहीं पहुंचानी है। करें न ऐसा काम कभी भी कि पर्यावरण रुष्ट हो जाए, कि आगे कभी कह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसके कारण से पर्यावरण है वो नष्ट हो जाए। कि पर्यावरण है वो स्वर्ग के समान है, इसे हमें हानि नहीं पहुंचानी है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि पर्यावरण रुष्ट हो जाए। संतुलन कभी न टूटे इसका हो यह बस उद्देश्य हमारा, कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि इसका है संतुलन है प्रकृति का वो कभी ना टूटे, कभी भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कारण हमें ही बहुत सारी हानियों को उठाना पड़ेगा। हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो प्रकृति है उसका संतुलन कभी ना टूटे, अपने सुख सुविधाओं हेतु कहीं
खो बैठे ने प्राण सहारा। के आगे कह रहे हैं कि हम कभी अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने प्राण ही ना गवा दे, क्योंकि अगर प्रकृति में संतुलन नहीं रहेगा तो बहुत सी विपदाएं, बहुत सी समस्याएं आ जाएंगी, और ऐसा ना हो कि अपनी सुख सुविधाओं के कारण ही हम अपने प्राण सहारा यानी कि प्रकृति है उसको ही खो दे, कि हम हमारे प्राण ही खो दे। क्योंकि प्रकृति से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है पेड़ पौधों से, अगर वो ही नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। तो एक बार बेटा पाठ को फिर से देख लेते हैं कि पर्यावरण है शिक्षक के समान, इससे लेना सीखे शिक्षा की। पर्यावरण है वो एक शिक्षक के समान है, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से नर्म शिष्य बनकर, विनम्र शिष्य बनकर हम ज्ञान पा सकते हैं, ज्ञान की भिक्षा पा सकते हैं। विज्ञान विशेष ज्ञान है, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, इसको अ मत मानो कि विज्ञान है वो विशेष ज्ञान है, इसे भी उपसर्ग को अ नहीं मानना, यानी विज्ञान को हमें अज्ञान नहीं मानना। इससे भूले हुए, ऐसी भूल हुई तो तुमसे विज्ञान बने अज्ञान, ये जानो कि ऐसी भूल करेंगे तो विज्ञान है वो अज्ञान बन जाएगा। विज्ञान है वो वरदान से कम नहीं है, देता कई सुख सुविधाएं, जो हमें कई सुख सुविधाएं देता है, कि विज्ञान है वो वरदान से कम नहीं है क्योंकि ये हमें कई सुख सुविधाएं देता है। पर इसका एक अन्य पहलू भी है जो भीषण विपदाएं कि, लेकिन विज्ञान का एक दूसरा पहलू है जो भीषण विपदाएं लाकर दे देता है, उसके कारण भीषण विपदाएं आ जाती हैं। पर्यावरण स्वर्ग तुल्य है, इसे न हानि पहुंचाओ, कि पर्यावरण है वो स्वर्ग के समान है, इसे हमें हानि नहीं पहुंचानी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो, और हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि पर्यावरण है वो रुष्ट हो जाए, इसलिए हमें पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। संतुलन कभी न टूटे, इसका हो ये बस उद्देश्य हमारा, कि प्रकृति है उसका संतुलन कभी ना टूटे, हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए। अपनी सुख सुविधा हेतु कहीं खो बैठे न प्राण सहारा, कि हमें अपनी सुख सुविधाएं के लिए अपनी इतना पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है कि हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने प्राण खो न बैठे, प्राण सहारा, कि हम प्रकृति को ही खो ना दे, इसलिए हमें इतना प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अनुरोध आग्रह, पर्यावरण, परिवेश, आविष्कार, नई वस्तु बनाना, खोज करना, उपभोग भोगना, भरसक, यथाशक्ति। उपसर्ग क्या होते हैं कि जो कि शब्दांश से, किसी शब्द के पहले शब्दांश, भीषण, भयंकर, विपदाएं, संकट, रुष्ट, खफा, संतुलन, समन्वय, उद्देश्य, ध्येय, सुविधा, आसानी। तो कल करेंगे बेटा हम इसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू। Good morning dear students. In our yesterday class we have started our chapter 4 review exercise. So in our today class let's continue our chapter 4 review exercise. So question number 9 second part simplify. हमने first part हमने previous class में complete कर लिया था, second part है उसका। तो अब देखो इसको हमें simplify करना, पहले हम इसको cancel out करेंगे, जो cancel होते हैं उनको cancel करेंगे और बाकी फिर हम उनका प्रोडक्ट करके राइट करेंगे। तो चलो कैंसिल करते हैं। 16 1 जा 16 एंड 16 4 जा 64 हो गया है। देन हम अगर हम करते हैं 5 की टेबल से स्टार्ट, तो 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। इसके बाद ये 7 के टेबल से कट हो रहा है, 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28। अब देखो साइन जरूर पुट करना, अदरवाइज हमारी मिस्टेक हो जाएगी हमारे आंसर में। अब कोई और कैंसिल हो रहा है, 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो रहा है, इसके अलावा और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब देखो -5 मल्टीप्लाई बाय -1 देन वी गेट 5, माइनस माइनस विल मेक प्लस, एंड इन द डिनोमिनेटर 5 1 एंड 3, सो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15 एंड द आंसर इज 15। अब देखो अभी भी ये कट सकते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, तो अब हम इसको देखते हैं। 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट आंसर आएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। तो हमने सिंप्लीफाई करके आंसर क्या निकाल लिया, 1/3। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा डिवाइड। डिवाइड है, डिवाइड का हमारा फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास -13/40 इज डिवाइडेड बाय 26/50। हमें इसे डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड को जब हम रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, तो हम क्या करते हैं, किसी एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो मैं इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करूंगी, तो इसको हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं। -13/40 इज मल्टीप्लाई बाय 50/50
26। अब देखो 0 से मेरा 0 कैंसिल आउट हो गया है, 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26। तो अब और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 5, देन वी गेट -5 अपॉन में 4 2 जा 8। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, -5/8 हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम इसका एक और पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट होंगे वो आप लोग को खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैं एक आपको फोर्थ पार्ट और करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा फोर्थ पार्ट है, 11/13 इज डिवाइडेड बाय -4/39। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो डिवाइड को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे इसके बाद, तो हमारे पास आ जाएगा ये 11/13 इज मल्टीप्लाई बाय 39/4, तो माइनस रहेगा इसके साथ। अब जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर देते हैं, 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा 39। द आंसर इज 11 3 जा 33 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -4, देन वी गेट -4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 33/-4। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अब आपके मैंने फर्स्ट और फोर्थ पार्ट करा दिया, सेकंड और थर्ड आप लोग खुद ट्राई कर रहे हो। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल। हमारे पास जो रेशनल नंबर गिवन है इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो डिवाइड करते हैं हम 8 से -13 को, माइनस साइन लास्ट में पुट करेंगे हम। तो 8 से हम 13 को डिवाइड करते हैं, तो चलो करें, 8 1 जा 8 हो जाएगा हमारे पास। रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। अब ना जाने के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल, और यहाँ पे हमारी 0 पुट हो जाएगी। अब ये जाएगा 8 6 जा 48, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 2, फिर से हमने 0 पुट करी, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, फिर से 0 पुट करेंगे, 8 5 जा 40। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इट मीन्स जो डेसिमल आएगा वो डेसिमल फॉर्म आ जाएगी 1.625, और सिंबल क्या पुट करेंगे, जो साइन है वो हमारा मस्ट है, तो आएगा -1.625 इज अवर आंसर। तो -13/8 की जो डेसिमल फॉर्म है वो आ जाएगी -1.625 हो जाएगी। एक और पार्ट करते हैं हम इसका, सेकेंड पार्ट और करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड पार्ट है हमारा 161। सेकेंड पार्ट है 161 इज डिवाइडेड बाय 5। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो चलो पहले यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 161 इज डिवाइडेड बाय 5, सो 5 3 जा 15, रिमाइंडर आया 1, ऊपर से क्या आ जाएगा 1, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, डेसिमल पुट करेंगे 0, सो 5 2 जा 10 अगेन, and the decimal form is 32.2. This is our answer, 32.2। 161/5 की जो डेसिमल फॉर्म आएगी 32.2 होगी हमारी वो डेसिमल फॉर्म। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है थर्ड एंड फोर्थ वो आप लोग को खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 12, what rational number should be added to -6/35 to get 3/7? क्या रैशनल नंबर ऐड करें हम -6/35 के साथ कि हमें रिजल्ट में 3/7 आ जाए। ठीक है, तो मान के चलते वो जो नंबर है वो हम x मान के चलते, लेट द नंबर x, लेट द नंबर x, वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा फॉर्मेट क्या होगा, -6/35, उसमें हम उस रैशनल नंबर को ऐड कर लेते हैं। सपोज करो वो नंबर मैंने x कंसिडर कर लिया है, इज इक्वल्स टू 3/7, कि -6/35 के साथ मैंने x नंबर ऐड करूं तो मुझे रिजल्ट में 3/7 मिलेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये x नंबर है क्या, एक्चुअल में ये x नंबर है क्या। तो अब देखो इसको मैं क्वेश्चन इरेज करके मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। अब अगर x को यही रहने दे और -6/35 की साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3/7 प्लस 6/35, इस फॉर्म में आ जाएगा ये हमारे पास। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ 7 और 35, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 35। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 7 से हम 35 को डिवाइड कराएंगे 5, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 35 से 35 को डिवाइड कराए 1 एंड 1 6 जा 6, सो 15 प्लस 6
हो जाएगा हमारे पास 21/35 हो जाएगा। अब हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये चला जाएगा 7 3 जा 21 एंड 7 5 जा 35। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इस चीज को वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह से बना था। हमारा जो फॉर्मेट था -6/35 प्लस यहाँ हमारे पास x था इज इक्वल टू 3/7 था। तो ये मैं वेरीफाई करती हूँ यहाँ पे कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ x की प्लेस पे मैं 3/5 को पुट कर देती हूँ। अगर मैंने 3/5 को पुट किया तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास 35 आ जाएगा। तो -6 प्लस में 5 7 जा पे होता है और 7 3 21। अब देखो 21 में से आप 6 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15/35 हो जाएगा। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35। तो देखो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, इट मीन्स मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। वो है हमारे पास जो 13 क्वेश्चन है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी 15 by -26 डिवाइडेड टू गेट 25/39। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है, आपको समझा देती हूँ, आप लोग खुद ट्राई करोगे कि 15/26 है -26 है इज डिवाइडेड टू, किस नंबर के साथ आप डिवाइड करोगे। मान के चलते वो नंबर x है कि हमें रिजल्ट में मिल जाए 25/39। हमारा फॉर्मेट इस तरह का बनेगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब आपको सिंप्लीफाई करना, देखो डिवाइड को रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। 15/-26 इज मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू 25/39 है। अब हम इसको वहां ले जाते हैं, साइड चेंज करते हैं। 1/x इज इक्वल टू 25/39 इज मल्टीप्लाई बाय -26/15। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये चला जाएगा 13 3 जा 39 एंड 13 2 जा 26, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। इसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो आ रहा है 5 2 जा 10 अपॉन में आ जाएगा 9। तो ये आगे -10 अपॉन में 9। तो ये 1/x है। और अगर हम सिंपल x देखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा -9 अपॉन में 10। तो वो नंबर क्या होगा -9 अपॉन में 10। अगर हम यहाँ पे -9 अपॉन 10 पुट करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो 25/39 आएगा। ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे अब अपने आप फेयरली, मैंने आपको समझा दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू। A very pleasant morning to all my dear student of class 7. This is Vinita ma'am, welcoming again to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are revising our S7 syllabus, and in this series I am telling you the chapter 17, that is the forest, our lifeline. And in this chapter we have read about the forest, what are the forest types, and how they give a lots of things to us, how they are beneficial to us, how they can be conserved, what is deforestation, and so many more terms we have read about in this chapter. So to continue that, I am going to tell you today we will discuss the roundup, few questions and word bank. So let's get started it. Student, firstly we will do the self check questions. That is, the first question is name a decomposer. आपको एक decomposer का name बताना है. That is the bacteria. Decomposer's name bacteria है. How does the eating habit of a carnivore differ from that of a herbivore? एक carnivore और herbivore में difference क्या होता है? See student, the herbivores only eat the green plants while the carnivores eat the flesh of animal. ये इनकी eating habit है. ओके, कि किस तरीके से herbivores only green plants को खाते हैं and carnivores जो है वो flesh of animals को खाते हैं. Question number 3 is name a bird that makes its shelter on the trees. एक बर्ड का नेम बताना है जो कि शेल्टर बनाती है अपना ट्रीज पर, तो दैट इज द कुकू. ये कुकू है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स टुगेदर फॉर्म. द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म द स्टूडेंट फूड वेब बनाते हैं. 2 fibers we get from the plants. आपको 2 फाइबर्स के नेम बताने हैं. दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट. जूट भी जो है वो हमें जूट प्लांट से मिलता है. एंड कॉटन इज़ गेटिंग फ्रॉम द कॉटन प्लांट. ओके, जूट जो है उनके जो स्टेम वगैरह होते हैं उससे मिलता है. एंड कॉटन जो है, कॉटन बॉल जो कॉटन प्लांट की आप कह सकते हो फ्लावर्स जो होते हैं उनसे मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट वर्ड बैंक. दैट वाज द होमवर्क ऑफ योर 26 अगस्त एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट
No, student, you have just I have given it to you as a homework. The first one is the forest, an area with large number of trees that serves as a natural habitat for animal and plants. एक ऐसा एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, वहाँ पर कुछ नेचुरल हैबिटेट होता है जानवरों का, वो घरने के लिए रहने के लिए जगह होती है, घर होता है, और बहुत सारे प्लांट्स भी उसमें ग्रो करते हैं. इकोसिस्टम एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एक ऐसा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है दैट इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, रहते हैं, उन सभी को इंक्लूड करना है एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, दैट इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम. फूड चेन सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ नेचर. फूड चेन एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन होता है एक नेचर में, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है फूड जो खाते हैं, दैट इज़ द टर्म्ड एज फूड चेन. नेक्स्ट है फूड वेब. इट इज़ द इंटरकनेक्टेड फूड चेन डिपिक्टिंग द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन द नेचर. सेम देखें, एनर्जी फ्लो इसमें भी होती है, एनर्जी फ्लो इसमें भी होती है, बट इट इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन. सिंपल रिप्रेजेंटेशन इसमें एक सिंपल सा फूड चेन होता है, दैट इज़ प्रोड्यूसर उसको कंज्यूमर ने खा लिया, प्राइमरी टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरीके से. बट जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है वो जो है उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट तरीके से पूरा एक ग्रुप बना हुआ होता है. नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन. देखिए फॉरेस्ट को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है. इट इज़ द मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की देखभाल करके उनको मेंटेन करके, ट्रीज़ कम हैं तो ज़्यादा लगाने हैं किस तरीके से, और जो सूख रहे हैं उनको मतलब किस तरीके से रिमूव करना है ट्रीज़ वगैरह. तो इस तरीके से उनकी देख रेख करके हम और उनकी मेंटेनेंस करके वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट. ओके, नाउ move up to the roundup. Roundup means it is a summary, whole summary of your chapter that we have already discussed. Now the first one is, it is a forest. A forest is a large area. एक फॉरेस्ट जो होता है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं अपने नेचुरल होम में. उनका एक घर होता है, प्राकृतिक घर जो उन्होंने बनाया होता है, वहीं पर वो रहते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एंजॉय वॉट एवर दे डू देयर, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहीं पर रहते हैं. ओके, फॉरेस्ट इज़ अ नेम गिवन टू अ हैबिटेट. फॉरेस्ट जो है एक ऐसा नाम है, एक ऐसे प्लेस को दिया गया है जहाँ पर विच इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ ट्रीज, जहाँ पे अधिकांश मात्रा में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे, एंड विच एक्यूपाइज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, और वो एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का कवर करते हैं. ट्रीज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे वहाँ पर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं. ओके, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट. बायोटिक कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट में मतलब बायोटिक जैविक से रिलेटेड है, जिसमें जीव होता है, जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है. इंक्लूड द प्लांट एंड एनिमल. ओनली प्लांट एंड एनिमल्स ही ऐसे हैं जिनमें लाइफ पॉसिबल होती है, बाकी और किसी में नहीं. मतलब एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स वगैरह सारे आ जाते हैं. द नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंस इन विच वन ऑर्गेनिजम्स ईट अनदर इज कॉल्ड अ फूड चेन. फूड चेन का होता है स्टूडेंट, देखिए एक ऐसा सीक्वेंस होता है, एक श्रृंखला होती है, एक कड़ी होती है, जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाता है, फूड के लिए डिपेंड करता है. इस तरीके से वो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को बनाकर रखते हैं, एनर्जी लेवल ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, ये नेचर के अंदर होता है. ओके, ना प्राकृतिक, इसमें कोई ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है, ये अपने आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. सो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, फूड चेन. नेक्स्ट है forest is home to many kind of plants, animal and microorganisms. You know very well that forest is a home to different kind of animals, plant, microorganisms. जितने भी जीव जंतु, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे रहते हैं, वो उनका घर होता है जंगल. वहाँ पे मतलब उनको कोई बाउंडेशंस नहीं होती, दे आर फ्री, दे वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू इट. कब खाना है, कैसे सोना है, वो दे डोंट हैव टू डिसाइड, दे हैव टू जस्ट डू दैट. These living organisms depend on each other for their survival. वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. मेनली वहाँ पे उनको एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं करनी है, उनको अपनी प्री प्लानिंग, उनको फ्यूचर प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं करना. नथिंग दे हैव टू डू फॉर देयर फ्यूचर, जस्ट दे हैव टू डू द फॉर देयर सर्वाइवल. अपने जीवन यापन के लिए ही उन्हें जो कुछ करना है वो करना है. मोस्टली उनको खाना है, पीना है, मतलब वो इनडायरेक्टली वे में सब कुछ करते हैं, बट डायरेक्टली जस्ट दे आर डूइंग देयर सर्वाइवल. दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट. वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, बट ऐसा मतलब उनको नॉलेज नहीं होता है, बिकॉज मतलब इतना शार्प माइंड नहीं होते हैं. दे आर नॉट हैविंग लॉट्स ऑफ माइंड फॉर यूज दैट, बट दे आर डूइंग वॉट एवर द
जो भी डिसाइड हो गया है, मतलब एक एनिमल को उसको आप कह सकते हो लाइक दैट कि मीन्स जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको पता होता है कि क्या उनको कब कैसे किस तरीके से करना है, बट एनिमल्स को ऐसा कुछ नहीं, मतलब दे हैव टू जस्ट डू फॉर देयर सर्वाइवल, टोटली दे आर डिपेंडेंट अपॉन एनी वंस फॉर देयर सर्वाइवल। वो अपने जीवन यापन के लिए ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। द मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, अपकीप किस तरीके से ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें हम उस जंगल के लिए कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर टर्म्ड एज, ये सारी चीज़ें फुल फॉरेस्ट कंजर्वेशन में आती है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, उसका बचाव करके रखना, वेदर वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हो या वेदर वो हमारे प्रेजेंट के लिए हो। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट को बायोस्फीयर, नेचुरल बायोस्फीयर में, बर्ड सेंचुरीज़ में इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कुछ ऐसे भी आप जो प्लांट्स हम यहाँ पे अपने आसपास सराउंडिंग्स में नहीं देख सकते, तो इस तरीके के पेड़ पौधों को हम जंगलों में जा करके देख सकते हैं। वी गेट अ लॉट्स ऑफ हर्ब्स देयर, श्रब्स भी होती हैं डिफरेंट काइंड्स की, मतलब उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, साइंटिफिकली क्या बेनिफिशियल्स हैं। सो ऑल दीज आर वी कैन, इफ़ वी वांट टू स्टडी अबाउट दैट वी कैन गो थ्रू अ मतलब फॉरेस्ट में हम जंगल में जा कर के सारी चीज़ें कर सकती हैं, बिकॉज वो साइंटिफिकली भी बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। ओके, सो वी हैव डन अवर टुडेज कंटेंट। आई होप यू गेट ऑल द कंटेंट दैट आई हैव टॉट you in this chapter, in this session class. So I hope you get, you are going to be write down it in your fair notebook, your note, beta, just you have to make notes only. You don't have to write all this content that I have taught you. Just do the question answer, fill ups, true false, matchups, one word answer in your fair notebook. That's all for today. Goodbye, take care, be prepared for your essay 1 preparation. Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have completed our exercise of chapter number 17, humidity and rainfall of geography. Today we do the short question answer and long question answer of this chapter. So let we continue our class with the first question. What is humidity? कि humidity क्या होती है? Humidity refers to the amount of water vapor present in the atmosphere. कि humidity क्या होती है कि atmosphere के अंदर जो वाष्प होते हैं, जो वाष्प मौसम के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को ह्यूमिडिटी कहते हैं। बेटा अभी के टाइम का जो मौसम चल रहा है, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट में जो मौसम चल रहा है उसमें आप देखते हो कि उमस भरा मौसम होता है। बारिश होने के बाद अचानक से गर्मी हो जाती है, चिपचिपा लगने लग जाता है, तो उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं, उसी को उमस कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज कंडेंसेशन? Condensation takes place when water vapor in the air turns to minute water droplets which then form clouds. कि कंडेंसेशन वो प्रक्रिया है जो वाटर वेपर्स को एयर में जाने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है और बादल बनते हैं। ठीक है, बादल बनने की जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर, जैसे कि ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी से पहले आता है आपका इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो गर्म टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, हवा उनको अपने पास ले जाती है, मतलब वो वाष्पीकृत हो जाता है। उसके बाद वायु जो एटमॉस्फेयर है अपना, उसके अंदर जो वाष्प मौजूद रहता है वो जब पानी की बूंदों के रूप में बदल जाता है और बादल बनते हैं तो उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। बेटा आपको ये टर्म समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन? की कंडेंसेशन की फॉर्म्स कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है फॉग, क्लाउड्स, ड्यू, फ्रस्ट। ठीक है, ये फॉर्म्स है कंडेंसेशन की। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल? कि रेनफॉल के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप है रेनफॉल के। फर्स्ट है रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। सेकंड है कन्वेंशनल रेनफॉल। थर्ड है साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। फर्स्ट ओरोग्राफिक या रिलीफ, सेकंड कन्वेंशनल, थर्ड साइक्लोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड स्लीट? कि स्नो एंड स्लीट के अंदर क्या डिफरेंस है? ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वाटर वेपर फ्रीजेज एंड बिकेम आइस क्रिस्टल्स। कि जो लो टेम्परेचर होता है उससे वाटर वेपर क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं और आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। दीज देन फॉल
डाउन एज सॉफ्ट फ्लैक्स कॉल्ड स्नो, और फिर वो रुई की तरह हल्के होके गिरने लग जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं। व्हेन, अब है दूसरा, व्हेन बोथ स्नो फ्लैक्स एंड रेनफॉल एट द सेम टाइम, बट जब स्नो फ्लैक्स और रेनफॉल सेम टाइम पे होती है, देन दिस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज स्लिट। तो क्या होता है कि जब सॉफ्ट फ्लेक गिरते हैं तो उसको स्नो कहते हैं, लेकिन जब स्नो फ्लक्स के साथ रेनफॉल भी हो जाती है तो उसी को स्लीट कहते हैं। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द 3 प्रोसेसेस थ्रू विच वाटर एंटर्स एंड लीव द एटमॉस्फेयर, कि उन 3 प्रोसेस के बारे में बताना है जिनसे वाटर एंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में और वापस आता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है और उसको लीव करता है। तो 3 मैं पहले एक बार बता देती हूँ, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। Evaporation refers to the process in which water turn into water vapor when heated, कि जब पानी गर्म हो जाता है और वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। कंडेंसेशन टेक प्लेस व्हेन वाटर वेपर इन द एयर टर्न्स टू मिनट वाटर ड्रॉपलेट्स विच देन फॉर्म क्लाउड्स, कि कंडेंसेशन वो प्रक्रिया है जब वाटर वेपर किसमें, ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं और बादल बनते हैं। प्रेसिपिटेशन, द प्रोसेस बाय विच condensed water vapor falls down on the surface of the earth is known as precipitation, कि वो प्रोसेस है कि जो जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनी हुई है वाटर वेपर से, वो फॉल हो जाती है अपनी अर्थ के ऊपर और उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, उसी को बारिश भी कहते हैं। रेनफॉल जो होती है वो प्रेसिपिटेशन ही है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। तो शॉर्ट में भी हमने किया था व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। ये देखिए व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, तो क्या बताया था मैंने, फॉग बताया था, फ्रस्ट बताया था, ठीक है, ड्यू बताया था, क्लाउड्स बताया था। तो इसको अब हम डिटेल में करेंगे, तो इसको हम बुक से करेंगे बेटा। द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। पहले आपको यह हेडिंग लिखनी है, फिर आपको 1 पॉइंट डाल के लिखना है फॉग, उसको अंडरलाइन करना है और फिर लिखना है फॉग इज फॉर्म्ड इन विंटर व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, यहां तक आपको करना है बस। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आपको करना है सेकेंड, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द सेम वे एज फॉग एंड मिस्ट बट दे हैपन इन द अपर एटमोस्फियर, कि जो क्लाउड्स होते हैं वो सेम फॉर्म होती है फॉग और मिस्ट की, लेकिन ये अपर एटमॉस्फेयर में बनती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड है ड्यू कैन बी फाउंड इन कोल्ड विंटर नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग एज ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द लीव ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास। यहाँ तक आपको करना है, ये ड्यू है। ठीक है, ओस जिसको कहते हैं, हम देखते हैं ना कि सर्दियों के मौसम में हमारे पूरा गीला गीला रहता है, घास या पेड़ों के पत्तों पे बूंदें पड़ी रहती हैं, तो वो क्या होती है, ओस होती है। अब है फ्रस्ट refers to the ice crystals and thin ice sheets that are formed when temperature drops below the freezing point। ठीक है, कि फ्रस्ट क्या होता है, आइस क्रिस्टल या आइस शीट होती है जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। तो बेटा आपको ये लिखना है, ये आपके 4 पॉइंट हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की, मैंने बुक से ही बताए हैं, तो आप अपनी बुक से ही इनको लिख लेना। एक बार दोबारा से रिपीट करके बता देती हूँ। फर्स्ट है फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, फर्स्ट है फॉग इज फॉर्म्ड इन विंटर व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस क्लोज टू ग्राउंड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड है क्लाउड आर फॉर्म्ड, ये पूरा पैरा लिखना है। थर्ड है ड्यू, या ग्रास तक लिखना है। फिर है आपका फ्रस्ट आपको ये फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर है तो पॉइंट तक लिखना है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। नाउ वी डू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, एक्सप्लेन करना है हमें रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल को। तो बेटा ये आपका आंसर है, आंसर थर्ड, रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। Relief or orographic rainfall results when wind from the sea are blocked by hills or mountain ranges. When these water vapor carrying winds are forced to rise upward, they cool down and cause precipitation on the windward side of the hill.
However, the leeward side receives very less rainfall as in places like Mumbai and Pune. तो आप इसको यहाँ तक आपको करना है और उसके बाद आपको ये ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन वाला, ये रिलीफ रेनफॉल वाला ये डायग्राम बनाना है. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्लेन कन्वेंशनल रेनफॉल. तो कन्वेंशनल रेनफॉल भी यहीं पे है आपका. Conventional rainfall usually occur in the equatorial areas and it is accompanied by thunder and lightning. In these areas where the temperature is usually high, warm air filled with moisture rises upward and cools down in the atmosphere. This cooling ये यहाँ तक एटमॉस्फेयर तक करना है आपको और फिर आपको ये डायग्राम बनाना है. ये आपका कन्वेंशनल रेनफॉल का डायग्राम है. ठीक है बेटा, आपको इन दोनों में ही डायग्राम बनाने हैं. अब आपका 5th क्वेश्चन है साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में. एक्सप्लेन साइक्लोनिक रेनफॉल. तो साइक्लोनिक रेनफॉल इज कॉज्ड व्हेन masses ऑफ कोल्ड एयर एंड वार्म एयर स्ट्राइक ईच अदर. दे occur mostly in tropical region, tropical and temperate region where cool polar wind met the warm westerly winds. यहाँ तक आपको करना है. ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. ठीक है बेटा, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. कन्वेंशनल जो आपका रिलीफ रेनफॉल है उसके बारे में आपको बताना है. ये जो आपका ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. पूरा पैराग्राफ है आपका और फिर आपको ये डायग्राम बनाना है. उसके बाद आपका जो कन्वेंशनल रेनफॉल है आपको ये लिखना है ऊपर एटमॉस्फेयर तक और फिर आपको ये डायग्राम बनाना है. उसके बाद साइक्लोनिक रेनफॉल है, ये यहाँ आपको विंड तक करना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर वेरी वेल. राइट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न देम ऑल्सो फॉर योर SA1 एग्जामिनेशन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Students, this is for class 7th. Students, we completed with the chapter number 14, and now let's start with the writing skill portion. Today I will tell you about the letter. So students, letter is of two types, as you all know very well. There are of two types letter, informal and formal. How we are going to identify different kind of letters to tell to our parents, relatives, friends, they are the informal letters. When we are going to write the letters to our parents, relatives or friends, the letters are called informal letters. But when we are going to write it the letter for application for leave, job application or any related to our editor's letter, न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखते हैं, these letters are included in formal letters because they are used for the formal letters होते हैं जब हम किसी को रिस्पेक्ट से लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम. बट इनफॉर्मल लेटर्स में हम सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं. डियर. इनफॉर्मल लेटर्स में हम रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करते हैं टू गिव देम अ रिस्पेक्ट. Okay students, now I will tell you the format of informal letters first. Format of informal letter और formal letter में बहुत difference होता है. Now let's start. First of all, you will write it down the sender's address. Sender's address वो होता है जो letter लिख रहा है उसका address. Then date, on which date you are writing a letter. Then salutation. Salutation में आ जाएगा आपका dear mother, father, friend, anything. Then body of the letter. In body of letter you will explain your
views regarding your letter. Then subscription. In subscription, you are going to write it down, yours faithfully. यहाँ लिखेंगे आप dear. Subscription में आप लिखेंगे yours truly, affectionately, that these things. At the end, you will write it down your name, or you can signature of your name. Okay students, now this is the format of informal letter. You can see here again I am repeating. Sender's address you will write it down. Sender's address वो होता है जब आप अपना, ये आपका एड्रेस होगा, जो लेटर लिख रहा है उसका लेटर एड्रेस आएगा यहाँ पे. देन डेट. सैल्यूटेशन में आपका आएगा डियर फादर, डियर मदर, फ्रेंड, brother, sister, anything. Body of the letter you will write it down related to your question, regarding which kind of question you are writing this letter. Subscription. In subscription you will write it down yours affectionately, and then name or signature of your name. Signature आपके नाम का हो जाएगा यहाँ पे. Now I will give you some guidelines related to this. Some things is very important. Remember these things. Whenever you are writing at the end, write it here yours. तो इसमें आपको yours अब continuously लिखना है yours. पहले आप yours इस तरीके से लिखते थे, ये गलत है. This is not the way you are writing yours. This is the correct way. Then next thing is affectionate daughter, son is not regarding. इस तरीके से नहीं लिखेंगे आप. yours लगाना important है. यहाँ पे आप yours affectionately son daughter लिख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ affectionately son और daughter लिखेंगे तो वो गलत होगा. Okay students, now I will give you a question from your book only, how you are going to write it down this question in your fair notebook. Students, this letter is you have done earlier in the previous videos we have done. Now I will give you this question. You have to do this question in your fair notebook, and this question is a letter to your friend telling him or her about the book you have read recently. This letter is also you have done in your fair notebook. Now I want to give you some more questions related to this and informal letters. So let's start with the question. Here we have the questions related to your informal letters and formal letters. Now today I will tell you some informal letters question, how you are going to write it down. This is on your page number 226. First question is, write a letter to your mother requesting her to send a new dress for you for Diwali party to be held in your school. So in this letter you are going to write it down your school address first of all on the top. How you are going to write it down this? In this question no address is given of the school, so you will write it down any address which is related to your any school. You can write it down your MLP International School also. अब यहाँ का भी एड्रेस डाल सकते हो आप. MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा हरियाणा करके आप ऐसे करके आप ये डाल सकते हैं एड्रेस. देन डेट, like this you are going to write it down the name of the address of the school. Then date, and date के अंदर आप क्या करेंगे इसको कि आप write it down on which date you are sending a letter. Okay. Then salutation. In salutation you will write it down your mother को लिख रहे हैं आप तो आप लिखेंगे यहाँ पे dear mother. Okay, first of all you are going to ask like this, you are going to write it down this. जैसे इस क्वेश्चन में स्टार्ट किया हुआ है या फिर आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट.
First of all, you are writing how are you. How are you, mother? I hope you are all well. I want to tell you, I am writing this letter to you. Like this, you are going to start with the letter. How are you? I hope you all are well. I am writing this letter for telling you about our school, that our school held a Diwali party at the school premises. So I would like to enjoy this Diwali party in the school premises. Like this, you are talking to your mother for asking a new dress. So you will write it in your letter in your own words, and if it is any problem, you can check in on the books also. So do this later on your own. This is your homework. Thank you everyone. Hello student, in 7th class GK, I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 17. So let's start. स्टूडेंट चैप्टर नंबर 17 इज सिंगुलर इन द वर्ल्ड. यहाँ पे जो वर्ल्ड की कुछ फेमस या लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड हाईएस्ट जो थिंग्स हैं उनके बारे में बताया गया है. वंडरफुल थिंग्स के बारे में जो सिर्फ वर्ल्ड में एक ही है. जैसे कि हाईएस्ट माउंटेन पीक. तो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? एवरीवन नो माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8,848, 8848 किलोमीटर्स. ठीक है. और स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं जैसे कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो क्या आएगी? K2, गोडविन आस्टीन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट आइलैंड. सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? आंसर इज ग्रीनलैंड. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर. तो ये मैंने जो जीके क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी बताया था आपको. लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की? नील, NIL, नील. और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा. नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट ब्रिज. सबसे ऊंचा बांध कौन सा है वर्ल्ड का? तो आंसर इज ओकलैंड ब्रिज. क्या है इसका आंसर? ओकलैंड ब्रिज. नाउ नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग. लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है वर्ल्ड की? पेंटागन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द डीपेस्ट ओशियन. सबसे गहरा सागर कौन सा है? आंसर इज पैसिफिक ओशियन. 5 टाइप्स के ओशियंस हैं वर्ल्ड में. वन ऑफ देम इज पैसिफिक ओशियन. नाउ नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट पेनिसुला. लार्जेस्ट पेनिसुला कौन सा है? आंसर इज इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट कैपिटल सिटी. हाईएस्ट कैपिटल सिटी कौन सा है? आंसर इज लापज. लापज बोलिविया जो कंट्री है उसके अंदर है लापज. नेक्स्ट वन इज कोल्डेस्ट रीजन. सबसे ठंडा स्थान कौन सा है वर्ल्ड में? आंसर इज वर्खोयास्क. और ये कहाँ पे है? साइबेरिया जो कंट्री है उसमें है वर्खोयास्क. नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज. लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? आंसर इज लोअर जम्बिया, अफ्रीका. लोअर जम्बिया इसका नेम है. कहाँ पे है? अफ्रीका में. नेक्स्ट वन इज द बिगेस्ट डैम. बिगेस्ट डैम कौन सा है? गोल गुम्बज. नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट वाटरफॉल. हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल. कहाँ, कौन सी कंट्री में है? वेनेजुएला में. नेक्स्ट वन इज द डीपेस्ट लेक. सबसे गहरा. आंसर इज बाइकल लेक. जो बाइकल लेक है ये सबसे डीपेस्ट लेक है. नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट बेल. सबसे बड़ी बेल कौन सी है? आंसर इज द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को. द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को. नेक्स्ट वन इज द बिगेस्ट पार्क. लास्ट वन 15. द बिगेस्ट पार्क कौन सा है? आंसर इज येलोस्टोन नेशनल पार्क इन USA. ओके. तो स्टूडेंट आपको ये सभी
अपने एग्जाम के लिए अच्छे से लर्न करने हैं। इसमें आपसे जरूरी नहीं है कि मैथ्स भी आपसे आस्क किए जाए, इसमें वन वर्ड आंसर के क्वेश्चन भी आस्क किए जाते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट ये जो जनरल जीके में आता है ये चैप्टर, तो ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। Hello student, today in computer class I Priyanka ma'am discuss with you some basic question of computer. So let's start. Student, in this video I will tell you about memory. You know very well, memory is a place where data is stored in computer. Data को store करने के लिए memory का use होता है। We have two types of memory in computer, primary memory and secondary memory. Both memories function are different. Primary memory store data temporary means less time के लिए। जब तक आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं कर सकते तब तक आपका डाटा उसमें स्टोर होता है, अदरवाइज वो डिलीट हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली, जब तक आप उस डेटा को डिलीट नहीं करते। ओके, नाउ आई टेल द डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी स्टोर डेटा टेम्परेरी मीन्स थोड़े टाइम के लिए डेटा स्टोर करती हैं। जब तक आप अपने सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तब तक वो डेटा उसमें होगा, अदरवाइज टर्न ऑफ करते ही आपका डेटा लॉस हो जाएगा। इट डायरेक्टली रीड डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, सॉरी सीपीयू। ये डायरेक्ट सीपीयू से डेटा को रीड करती हैं और देन प्रोसेस करती हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी। इट स्टोर डेटा परमानेंटली अंटिल इट डिलीट। ये डेटा को परमानेंट स्टोर करती है जब तक उस डेटा को डिलीट नहीं करते हैं। नाउ आई टेल यू सम एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड टू पार्ट्स, रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड पेन ड्राइव आर ऑल्सो इंक्लूड इन secondary memory. CD, DVD are also the part of secondary memory. Now I tell you about RAM and ROM. RAM full form is random access memory and ROM full form is read only memory. It means RAM में जो data store होता है we can read and write both. Okay, but in ROM we can store data only for reading. We can only read the data from here. We cannot change any that data. Next one is store data in RAM. When you have to your system power off, the data can be removed in RAM. But in ROM, the data cannot be lost when you power off your system. And third one is versatile memory and non-versatile memory. Means जो रैम होती है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स उसमें जो डेटा स्टोर होता है वी कैन चेंज दैट, बट इन रोम वी कैन नॉट चेंज डेटा। इट मीन्स इट नॉन वर्सेटाइल। ओके, अकॉर्डिंग टू मी यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। नाउ आई टेल यू सेकेंडरी मेमोरी। मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, इन सब की अपनी कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी वी कैन स्टोर डेटा इन दैट। ओके, नाउ आई टेल यू सम स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। दीज आर द स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। 8 बिट मीन्स होता है 1 बाइट। 1 बाइट किसके इक्वल होता है? 1 कैरेक्टर के। और 1024 बाइट्स होता है 1 KB के इक्वल, एंड 1024 KB इक्वल होता है 1 MB के। MB होता है मेगाबाइट, KB किलोबाइट, GB गीगाबाइट एंड TB टेराबाइट। TB इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा। 1024 GB is equal to 1 TB and 1024 MB is equal to 1 GB. Okay. In generally we use data storage in GB. In memory, that is the important topic units in computer. So student, you have to learn all these units that generally ask in competitive exam. Based on that video, you have to complete that written assignment. First question is define memory.
Next question is, which memory store data permanently? Full form of RAM and ROM. Give 3 examples of secondary memory, and is RAM a versatile memory or not? जो रोम है वो वर्सेटाइल मेमोरी है या नहीं, ये आपको बताना है. So student, I hope you complete that assignment. Thank you. Have a nice day.